हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ अध्याय नंबर 1 हमारे आसपास के पदार्थ। वो आपका क्लास 9th का है। एनसीईआरटी बुक आप जब देखेंगे तो आपका पहला चैप्टर जो होगा उसमें आप देखेंगे तो आपका जो पहला चैप्टर है अध्याय नंबर 1 जो है वो है हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो ये आपका क्लास 9th का एनसीईआरटी बुक से है। तो अगर आप क्लास 9th की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इस वीडियो से बहुत कुछ समझ में आएगा कि चैप्टर नंबर 1 हमारे आसपास के पदार्थ क्या है। मैं इस चैप्टर को शॉर्ट में है ना आपको कोशिश करूँगा कि पूरी तरह से समझा सकूँ। इसके जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं और इम्पोर्टेंस जो भी पॉइंट्स होंगे वो सारा पॉइंट्स को मैं एक ही वीडियो में और थोड़ा कम समय लेते हुए है ना, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहता हूँ मैं। छोटा ही वीडियो में सारा जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगे है ना वो सारा टॉपिक को इसी वीडियो में मैंने कवर करने की कोशिश किया है, जो आपको इस चैप्टर को समझने में आसानी होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर में क्या है। ठीक है, तो देखिए हमारे आसपास के पदार्थ की बात करें तो इस चैप्टर का ही नाम है हमारे आसपास का पदार्थ। ठीक है, हमारे आसपास का पदार्थ। सबसे पहले आप इस चैप्टर के नाम के मतलब समझिए। हमारे आसपास के पदार्थ का मतलब क्या होता है कि हमारे आसपास जितने भी कुछ दिखाई देता है, जो कुछ भी हो, अगर मैं आप यहाँ पे देखेंगे स्टाइलस को तो ये भी एक पदार्थ ही है। ठीक है, आप इस बोर्ड को देख रहे होंगे, ये भी क्या है, आपका एक पदार्थ ही है। तो हमारी नज़रों से दिखने वाले प्रत्येक वस्तु, जो कुछ भी आप देख पाते हैं और जो कुछ नहीं भी देख पाते, जो कुछ भी है वो सारा कुछ पदार्थ है। ठीक है, तो उसमें पूछा है कि हमारे आसपास के पदार्थ में बहुत सारे टॉपिक्स होंगे। ठीक है, उस सारा टॉपिक्स को हम देखते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, सबसे पहले आपको समझना है पदार्थ क्या है। ठीक है, अगर चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ, हम सबसे पहले समझेंगे कि पदार्थ किसे कहते हैं, कि पदार्थ होता क्या है। ठीक है, तो देखिए वह सब कुछ पदार्थ है जो स्थान घेरता है और जिसका द्रव्यमान होता है। ठीक है, अब समझिए, कोई भी चीज़ हो जो स्थान को घेरता हो और जिसका कुछ द्रव्यमान हो। स्थान घेरने के मतलब अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो कुछ ना कुछ जगह तो मैं घेर के रखा हूँ। ठीक है, अगर हमारे पास ये मोबाइल है, ठीक है, अगर इसको मैं कहीं पे रख दूँ, ठीक है, तो वो एक जगह को जरूर घेरेगा। और द्रव्यमान का मतलब क्या होता है, मास। क्या होता है, मास। उसका कुछ मास हो। मास कहने का मतलब है कि उस पदार्थ का कुछ ना कुछ घनत्व होना चाहिए, उसका कुछ ना कुछ वेट होना चाहिए, कुछ वजन है। ठीक है, तो उसी चीज़ को हम कहते हैं द्रव्यमान। ठीक है, तो वह कोई भी चीज़ जो जगह को घेरता हो, है ना, और जिसका कुछ द्रव्यमान हो, वह पदार्थ कहलाता है। ठीक है, अब इंग्लिश में अगर इसको आप पढ़ेंगे तो लिख सकते हैं आप, है ना, एनीथिंग दैट हैज़ मास, कोई भी चीज़ जिसका मास होता हो, है ना, एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस, और कुछ जगहों को घेरता हो, उसे हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। इस डेफिनेशन मैंने छोटा सा डेफिनेशन लिखा है, आप इसको देख लेंगे। ठीक है, देखिए पदार्थ की अवस्थाएं होती होगी। अगर पदार्थ है तो पदार्थ किन किन अवस्थाओं में पाया जाता है, किस किस हालात में पाया जाता है। ठीक है, तो पदार्थ क्या एक्चुअली एक ठोस ही बस होता है क्या, क्या इस तरह का ही चीज़ को पदार्थ कहेंगे। ठीक है, क्या ईंट पत्थर को ही बस पदार्थ कहेंगे, तो नहीं। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। पहला अवस्था जो होता है वो ठोस, दूसरा क्या द्रव, और तीसरा क्या होता है, गैसीय अवस्था। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप बात करें ठोस चीज़ों का, जैसे ये हो गया, ईंट हो गया, पत्थर हो गया, लोहा हो गया, इससे जितने भी पदार्थ हैं ये सब ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। ठोस मतलब ठोस उस अवस्था को कहते हैं जो हार्ड होता हो। ठीक है, उसके बाद दूसरा अवस्था क्या आता है, गैस, ये द्रव अवस्था आता है। ये द्रव अवस्था क्या होता है, द्रव का मतलब जैसे मान लीजिए पानी हो गया। ठीक है, अगर इस पानी को देखेंगे, ठीक है ना, तो ये भी एक द्रव अवस्था में है। ठीक है, पानी क्या है, द्रव अवस्था में। ठीक है, पानी हो गया, तेल हो गया, है ना, ये सारा चीज़ क्या आता है, द्रव अवस्था में आता है। तीसरा में हम देखेंगे गैसीय अवस्था। गैसीय अवस्था गैस होता है। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन हो गया, जितने भी गैस है, एलपीजी गैस जो हम लोग खाना बनाते हैं, ये सारा गैस जो है ये सब गैसीय अवस्था में पाया जाता है। यानी कि ये तीनों अवस्थाएं जो हैं ये पदार्थ हैं। ठीक है, चाहे ठोस अवस्था में रहे, द्रव अवस्था में रहे, चाहे गैसीय अवस्था में रहे, सब कुछ क्या है, पदार्थ है। इसका मतलब ये हुआ कोई भी चीज़ हो वो सब पदार्थ है। लेकिन पदार्थ की अवस्थाएं होती है। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है, 3 अवस्थाएं होती है, याद रखिएगा, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैसीय अवस्था, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैस स्टेट। ठीक है, अगला देखेंगे। आगे आप जब देखेंगे तो आपको
पदार्थ का भौतिक स्वरूप, ठीक है। पदार्थ कैसा दिखता है उसी को बोलते हैं पदार्थ का भौतिक स्वरूप, ठीक है। अगर पदार्थ है तो पदार्थ का भौतिक स्वरूप क्या है, वो किस तरह से बना हुआ है, किन चीज़ों से बना हुआ है, ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं भौतिक स्वरूप। आप अपनी किताब में देखेंगे तो आपको इस तरह का टॉपिक नजर आएगा, पदार्थ का भौतिक स्वरूप, ठीक है। तो पदार्थ के भौतिक स्वरूप को हम समझते हैं, ठीक है। तो पदार्थ का भौतिक स्वरूप यह बताता है कि पदार्थ कैसा दिखता है, ठीक है। अभी हमने बताया पदार्थ किस तरह से दिखता है, पदार्थ कैसा होता है, ठीक है, कैसा दिखता है, किन चीज़ों से मिलकर बना है। अगर ये पदार्थ जो है, एक पेन है, इस ये भी तो एक पदार्थ है, तो ये पदार्थ कैसा दिखता है, तो आप देखेंगे लंबा दिखा, बेलन की तरह दिखाई दे रहा है, ठीक है। और आप यहाँ पे आपसे ये पूछा है कि इन किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है, कैसा व्यवहार करता है, ठीक है, कैसा व्यवहार करता है मतलब ये किस तरह से काम करता है, इसका व्यवहार क्या है, ठीक है, क्या ये हार्ड है, क्या ये थोड़ा नरम है, ठीक है। इन सब चीज़ों के बारे में जब पढ़ाई करते हैं तो उसी को हम लोग भौतिक स्वरूप कहते हैं, ठीक है। पदार्थ का भौतिक स्वरूप का मतलब ही होता है कि पदार्थ कैसा दिखता है, उसका व्यवहार कैसा है और किन किन चीज़ों से मिलकर बना है, उसको जब हम पता करेंगे तो सबसे पहले हमको भौतिक स्वरूप को पता करना पड़ेगा, ठीक है। तो पदार्थ की मुख्य बातें क्या क्या हैं, ठीक है, तो आपको पता होनी चाहिए। पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, पदार्थ जो है अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें अणु या परमाणु कहा जाता है, ठीक है। तो परमाणु क्या होता है पहले आप समझ लीजिए, ठीक है। जैसे ये पदार्थ है, इसको आपको तोड़ते जाना है, तब तक तोड़ते रहना है, तब तक तोड़ते रहना है जब तक ये टूटना बंद ना करे। एक ऐसा स्थिति आएगा जब आप इसको तोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। तो जो चीज़ को तोड़ नहीं सकते हो, जो आखिर में बचेगा, ठीक है, उसी को हम लोग परमाणु कहते हैं, ठीक है। और हर एक पदार्थ एक परमाणु से ही मिलकर बना है, ठीक है। और एक से अधिक परमाणु को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, अणु बन जाएगा, ठीक है। आप याद रखिएगा अणु और परमाणु, ठीक है, एक अणु होता है एक परमाणु होता है, ठीक है। अगर आप दो परमाणुओं को मिलाएंगे तो अणु बन जाएगा, ठीक है। इसका मतलब सबसे छोटा जो होता है वो परमाणु होता है, उसके बाद अणु होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो हम यहाँ क्या समझेंगे पहला टॉपिक में कि पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, सबसे छोटा कण, और जो सबसे छोटा कण होता है उसे हम क्या कहते हैं, अणु या परमाणु कहते हैं, ठीक है। परमाणु क्या है तो हमने आपको बताया कि बस किसी भी पदार्थ को आप लीजिए, उसको तोड़ते रहिए, एक ऐसा स्थिति आएगा वो कभी टूटने वाला नहीं है, ठीक है। और परमाणु इतना छोटा होता है, अगर उसका आपको समझना है तो क्या समझिए, लगभग 2-3 लाख आप रख देंगे ना, एक परमाणु के ऊपर एक परमाणु, एक परमाणु के ऊपर एक परमाणु, तब जाकर आपका कॉपी, आपका जो नोटबुक है उसका एक पेज जो है ना उतना मोटा हो पाएगा। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि परमाणु कितना छोटा होता है, ठीक है। चलिए, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, ठीक है। पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है, रिक्त स्थान। अगर कोई पदार्थ है तो मान के चलिए इसके बीच में क्या होगा, खाली खाली स्थान होगा, ठीक है। ठीक है, मान लीजिए एक लोहा है, ठीक है, ये बहुत सारा अणु से मिलकर बना है, परमाणु से मिलकर बना है, ठीक है। तो इस तरह से हर एक चीज़ मिलकर बना होता है। आप यहाँ पे देखेंगे बीच बीच में गैप है, ठीक है। तो हर पदार्थ के बीच में रिक्त स्थान होता है। इसको पता कैसे कर सकते हैं हम लोग, इसका पता करने का तरीका, मान लीजिए एक आप ईंटा ले लीजिए, ईंट लीजिए, उसको पानी में डुबाइए, ठीक है। जब आप पानी में डालेंगे ना तो ईंट पानी को सोख लेगा। क्यों सोख लिया, जब तक उसके अंदर रिक्त स्थान नहीं था, खाली जगह नहीं था, तो पानी अंदर गया कैसे, ठीक है। तो इसका मतलब मान लीजिए एक ईंट है, इसके बीच में छिद्र तो होता है ना, बीच बीच में गैप जरूर होता है। अगर गैप नहीं होता तो पानी को अंदर नहीं ले जाता, ठीक है। इसका मतलब हर एक पदार्थ, जितने भी पदार्थ हैं उसमें कुछ न कुछ रिक्त स्थान होता है। जैसे इस पेन को आप पानी में डालेंगे तो ये नहीं पानी को ले पाएगा, क्यों, इसका जो रिक्त स्थान है, पानी के जो कण है, ठीक है ना, उससे ज़्यादा छोटा है, इसलिए पानी इसमें नहीं घुस पाता है। और ईंटा का जो रिक्त स्थान है, ईंट का जो रिक्त स्थान है, वो पानी के जो कण है उससे ज़्यादा बड़ा है, इसलिए पानी के कण उसके अंदर घुस पाता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। इसका मतलब ये हो गया कि हर पदार्थ के कण के बीच में, पदार्थ जो है उसके बीच में रिक्त स्थान होता ही है, ठीक है, याद रखिएगा। तो पदार्थ के कण है, उसके बीच बीच में क्या होता है, खाली स्थान होता है। चलिए ठीक है, फिर आगे समझेंगे। दो हो गया, तीसरा समझिए, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अगर पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित ना करें तो पदार्थ में कोई भी शेप नहीं ले पाएगा। मान लीजिए ईंट जो है, ठीक है, वो बहुत सारा कणों से मिलकर बना है, ठीक है। तो अगर कण एक दूसरे को आकर्षित ना करे, ठीक है, तो घर भरा के नीचे गिर जाएगा, ठीक है, ईंट बन ही नहीं पाएगा। यानी कि ये इसके अंदर जितने भी पदार्थ है एक दूसरे को चिपका कर रखे हैं, दबा कर रखे हैं, ठीक है। तो पदार्थ के कण जो होता है ना, वो आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, याद रखिएगा, ठीक है।
चलिए अगला देखेंगे। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील रहते हैं। पदार्थ के कण जो है वो हमेशा गतिशील रहते हैं, ठीक है, हमेशा वो गतिशील ही रहते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हर एक पदार्थ के जो कण हैं वो आपस में गतिशील रहेंगे, यानी कि एक दूसरे को खींचते ही रहेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, पदार्थ की तीन मुख्य अवस्थाओं, पदार्थ जो है वो तीन मुख्य अवस्था में पाया जाता है, मैंने आपको पहले बता दिया, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैसीय अवस्था। तीसरा में क्या होता है, गैसीय अवस्था, ठीक है। तो पदार्थ मुख्य रूप से कितनी अवस्था में पाए जाते हैं, तीन अवस्था में पाए जाते हैं। तो मुख्य बातें कितनी हो गई, एक याद रखिएगा, दो, तीन, चार और पाँच। मैंने आपको मुख्य रूप से पदार्थ के बारे में 5 पॉइंट बताया, इस पॉइंट को आपको समझ के रखना है, ठीक है। पहला पॉइंट था पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, आपको पूरी तरह समझ में आया होगा। हर पदार्थ छोटा छोटा कण से मिलकर बना होता है, ठीक है। पदार्थ के कणों के बीच में क्या होता है, रिक्त स्थान होता है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। पदार्थ के कण जो होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, खींच के रखते हैं अपनी तरफ। पदार्थ के कण का मतलब पदार्थ नहीं, पदार्थ जो छोटा कण से मिलकर, जैसे अणु या परमाणु कहते हैं, ठीक है। पदार्थ का निरंतर क्या रहते हैं, गतिशील रहते हैं। एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के कण को क्या मतलब पदार्थ के जो कण है, एक कण दूसरे कण को हमेशा अपनी तरफ आकर्षित करता है, कभी कभी ढकेल देता है, कभी खींचता है, ठीक है। तो याद रखिए, निरंतर गतिशील का मतलब हमेशा गतिशील, इधर उधर हमेशा होते ही रहता है, शांत नहीं रहता, ठीक है। पदार्थ की तीन मुख्य अवस्थाओं में से, पदार्थ जो है ना वो तीन मुख्य अवस्थाओं में पाया जाता है, ठीक है। कौन कौन से, ठोस, द्रव और गैस, ठीक है। तो चलिए आगे डिटेल में तीनों अवस्थाओं को समझते हैं, ठीक है। देखिए, पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण, ठीक है। अभी मैंने आपको 5 पॉइंट से बताया था, यानी कि 5 पॉइंट में आपको गुण ही बताया था कि पदार्थ के क्या क्या गुण होते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ मैंने लिख दिया है, पदार्थ के कण एक दूसरे कणों के बीच में क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। पदार्थ कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और पदार्थ के कण निरंतर गतिशील रहते हैं, ठीक है। ये आपका 3 गुण होता है किसी भी पदार्थ के कण का, ठीक है। पदार्थ कण के बीच में रिक्त स्थान होता है, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील रहते हैं, चाहे ठोस अवस्था में हो, चाहे द्रव अवस्था में हो, या फिर गैसीय अवस्था में हो, ठीक है। कोई भी अवस्था में पदार्थ हो, उसका उनके कणों के बीच का 3 गुण होता है, वो 3 गुण को आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, पदार्थ की तीनों अवस्थाएं क्या क्या है, ठीक है। पदार्थ की जो अवस्थाएं हैं, पदार्थ की अवस्थाएं उसके कणों के विभिन्न विशेषताओं के कारण होती हैं। पदार्थ की जो कणों की अवस्थाएं हैं उसके कुछ न कुछ गुण होगा, इसकी वजह से उनकी अवस्थाओं का निर्धारण करते हैं हम लोग, ठीक है। तो कितने अवस्था में है, पहला ठोस अवस्था, दूसरा द्रव अवस्था और तीसरा क्या है, गैसीय अवस्था है, ठीक है। हम तीनों अवस्थाओं को समझते हैं, ठीक है। देखिए, ठोस अवस्था क्या होता है, ठीक है, किसी पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसकी आकार और आयतन निश्चित होता है, ठीक है। आप समझिएगा, ठोस अवस्था उस अवस्था को कहते हैं जिसका आकार और आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। आपको समझना है, आकार और आयतन समझना है, ठीक है। आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठोस अवस्था क्या होता है, द्रव अवस्था क्या होता है, गैसीय अवस्था क्या होता है, या फिर आपसे पूछ सकता है पदार्थ की अवस्थाओं का वर्णन करें। तो आपके पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैसीय अवस्था। उसके लिए आपको बस ये 2 चीज़ जानना है, आकार और आयतन। आकार के मतलब होता है किस तरह का है, ठीक है। आयतन मतलब उसका वॉल्यूम क्या है, ठीक है। तो आकार का मतलब होता है, मान लीजिए कोई भी पदार्थ है वो कैसा है, ठीक है। क्या वो इस तरह का है, क्या ये चतुर्भुज का है, टाइप का है, क्या वो बेलन तरह का है, बात समझ रहे हैं, ठीक है। तो क्या आपका आकार इसका इस तरह से है, बात समझ रहे हैं ना। तो उसी को कहेंगे आकार, उसका शेप कैसा है, ठीक है। आयतन, आयतन के मतलब वो कितना बड़ा है, क्या उसे हम किसी जगह पे नाप सकते हैं एग्जैक्ट। जैसे मान लीजिए ये 2 सेंटीमीटर का ऊंचाई है ना, और चौड़ाई कितना है, मान लीजिए 2 सेंटीमीटर, ये तो हम जान सकते हैं, ठीक है। तो जिसका आकार और आयतन कितना बड़ा है और कैसा है, ठीक है, शेप एंड साइज, शेप एंड साइज कैसा है और कितना बड़ा है। आकार मतलब कैसा है, आयतन मतलब कितना बड़ा है, कितना उसका मेजरमेंट है, अगर हम पता कर सके तो उसे हम लोग ठोस कहते हैं। जैसे मान लीजिए इस मोबाइल का आपको आकार समझ में आ रहा होगा, किस तरह से, तो चतुर्भुज है, इस तरह का आकार है मान लीजिए, ठीक है। इस मोबाइल का आकार है,
क्या आयतन हम नहीं जान सकते हैं? बिल्कुल जान सकते हैं कि कितने क्षेत्रफल का है या कितना बड़ा है। अगर इसको नापेंगे तो 6.7 है मान लीजिए। मोबाइल हमारा ऐसे ही होता है स्क्रीन, ठीक है, इधर से भी नापेंगे तो यही होगा। तो इसका आयतन भी हमको पता है ना, और आकार भी पता है, ठीक है। तो जिस अवस्था में किसी भी पदार्थ का आकार और आयतन निश्चित होता है, निश्चित मतलब फिक्स होता है, ना घटेगा ना बढ़ेगा, जितना है उतना ही होता है, उसे हम कहते हैं ठोस अवस्था। याद रखिएगा, पदार्थ की वैसी अवस्था जिसके आकार भी और आयतन दोनों निश्चित हो, दोनों फिक्स हो, पता हो, उसे हम क्या कहेंगे? ठोस अवस्था कहेंगे। जैसे लोहा फिक्स होता है, लकड़ी, ठीक है, यहाँ पे लकड़ी होना चाहिए, है ना, लकड़ी, है ना, लकड़ी हो गया, ठीक है, पत्थर हो गया, ईंट हो गया, ठीक है। अब कुछ भी ले लीजिए, ठीक है, वो सारा चीज़ क्या है? ठोस अवस्था में पाया जाता है, क्योंकि उसका आकार और आयतन निश्चित है। बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आगे देखेंगे द्रव अवस्था क्या होता है। तो किसी पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आकार निश्चित नहीं होता है, याद रखिएगा, आकार निश्चित नहीं होता है लेकिन उसका आयतन निश्चित होता है। अब यहाँ पे समझिएगा, आयतन जो है वो क्या है? निश्चित है। किसमें? द्रव में। इसका मतलब ये हुआ कि जिसका आकार, ठीक है, जिसका आकार निश्चित ना हो, ठीक है, और आयतन निश्चित हो, उसे हम क्या कहते हैं? द्रव अवस्था कहते हैं, ठीक है। इसका मतलब पानी ले लीजिए आप, जिससे ड्रिंकिंग वाटर होता है, क्या उसको आप बता सकते हैं कैसा दिखता है? बिल्कुल नहीं बता सकते, क्योंकि उसका आकार ही नहीं होता है। आप इस तरह का आकार, इस तरह का आकार, इस तरह का आकार, इस तरह का आकार, इस तरह का आकार में पानी को बता सकते हैं। तो बहने वाले हर एक चीज़, जैसे तेल हो गया, है ना, आपको पानी हो गया, ये सारा चीज़ क्या है? द्रव अवस्था में, क्योंकि इसका आकार नहीं होता है। अब आयतन की बात करें, आयतन होता है, जैसे मेरे पास ड्रिंकिंग वाटर है, इस बोतल में आप देखेंगे कि इसका आकार, आयतन है, इतना पानी है, अगर यहाँ तक भरा हो तो 1 लीटर इसका आयतन हो जाए। आयतन मतलब कितना भरा हुआ है पानी, कितना है, हम जान सकते हैं। देख लीजिए, इस यहाँ तक अभी पानी है, इसका आयतन यहाँ हुआ, ठीक है, यानी कि बोतल में, है ना, द्रव अवस्था में इसका आयतन तो पता होता है, क्योंकि इसको हम मेजरमेंट कर सकते हैं, कितना लीटर है, कितना है, पता कर सकते हैं, उसे ही आयतन कहते हैं। तो जिसका आकार निश्चित नहीं होता, आकार बिल्कुल भी नहीं होता, पानी का कोई आकार नहीं होता, ठीक है। इस तरह द्रव अवस्था में जिसका आकार निश्चित नहीं होता है लेकिन आयतन निश्चित होता है, उसे हम क्या कहते हैं? द्रव अवस्था कहते हैं। अब गैसीय अवस्था की बात करें, तो किसी पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसका ना ही आकार निश्चित होता है और ना उसका आयतन निश्चित होता है। जैसे हवा, हवा का कोई आकार आप बता सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं बता सकते। क्या आयतन बता सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं बता सकते। ना ही आकार बता सकते, ना ही आयतन बता सकते हैं, क्योंकि उसको कहीं भी रखेंगे तो उड़ जाएगा। आयतन कैसे बताएंगे आप? आकार में आपको पता ही नहीं, आपने हवा को देखा ही नहीं, ठीक है ना। आकार बताया जा सकता है गैसीय अवस्था में जो भी पदार्थ है उसका, और न ही उसका आयतन बताया जा सकता है, उसे हम कहते हैं गैसीय अवस्था। उम्मीद करते हैं आपको तीनों अवस्था समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो मैं एक बार बताता हूँ, ठीक है। आपने सीखा ठोस, ठीक है, और द्रव और गैस, ठीक है। देखिए, ठोस वही, ठोस अवस्था में वह पदार्थ है जिसका ना आकार होगा, जिसका आकार भी फिक्स होगा और आयतन भी फिक्स होगा। बस आपको दो ही याद रखना है, ठीक है। शेप एंड साइज इसका फिक्स होगा, तो आप समझ जाएंगे कि वो क्या है? ठोस अवस्था में पाया जाने वाला पदार्थ है। अगर आपको पता है करना है कि द्रव अवस्था वाला पदार्थ क्या हो सकता है, तो उसका आकार जो होगा ना, आकार वो वो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है, लेकिन आयतन होगा उसका, क्योंकि अभी हमने बताया पानी के बारे में, ठीक है, इसका आयतन निश्चित होगा। अब इसके बारे में बात करें तो आप लिखेंगे आकार, आप काट दें, आकार नहीं होता है। आयतन की बात करें तो बिल्कुल आयतन भी नहीं होता, ठीक है, ना आकार होता है ना ही आयतन होता है। अगर इसका डेफिनेशन लिखना पड़ेगा तो आप आराम से लिख सकते हैं। अगर आपसे ठोस अवस्था के बारे में कुछ बोलना, ठीक है, किसी पदार्थ का वह अवस्था जिसमें आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, उसे हम ठोस अवस्था वाला पदार्थ कहते हैं, ठीक है। दूसरी बात करें द्रव अवस्था के बारे में, तो जिसका आकार और आयतन, जिसका आकार निश्चित नहीं होता है लेकिन आयतन निश्चित होता है, वैसे पदार्थ की अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं? द्रव अवस्था वाले पदार्थ कहते हैं, ठीक है। आगे आप देखेंगे गैस में, तो वैसा पदार्थ है ना जिसकी अवस्थाओं में ना ही आकार निश्चित होता है और ना ही उसका आयतन निश्चित होता है, उस तरह के अवस्था वाले पदार्थों को हम क्या कहते हैं? गैस अवस्था कहते हैं, ठीक है। उम्मीद करता है आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, पदार्थ
क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है? अब आपसे क्वेश्चन पूछता है कि पदार्थ जो है क्या अपनी अवस्था को बदल सकता है? ठीक है, तो देखिए, हाँ, पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है, जैसे जल का ठोस एवं जलवाष्प में बदलना। आपको समझना है, समझिए। जैसे मान लीजिए आप ले लिए पानी को, ठीक है, H2O लीजिए, जल लेंगे हम लोग, ठीक है। अगर जल को हम बहुत ज़्यादा फ्रीज करें, यानी कि ठंडा कर दें, ठीक है, तो क्या इसकी अवस्था नहीं बदलेगा? बदल जाएगा ना, वो बन जाएगा बर्फ। क्या बन जाएगा? बर्फ। अब ध्यान देंगे, वो बनेगा क्या? बर्फ बनेगा, ठीक है। अगर बर्फ को गर्म कर दिया जाए तो क्या बन जाएगा? द्रव बनेगा ना। और द्रव को अगर हम गर्म करें तो बन जाएगा गैस, ठीक है। तो आपने देखा कि अगर हमने बर्फ को लिया और उसे अगर हम ठंडा किए, है ना, क्या कर दिए? ठंडा, तो बर्फ को आप फ्रीज में रखते होंगे पानी को ले जाकर, ठीक है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, तो फ्रीज़र में रखने के बाद वो क्या बन जाता है? बर्फ़ बन जाता है। और बर्फ़ क्या है? ठोस है, ठीक है। उसी बर्फ़ को अगर बाहर निकाल देंगे, बाहर निकालने के बाद आप समझ सकते हैं उसको गर्म करना हो गया। बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, फ्रिज के टेम्परेचर से बाहर निकलेगा, उससे गर्मी महसूस होगा, ठीक है, तो वो पिघलने लगेगा। पिघलने के बाद क्या बन जाएगा? द्रव बन जाएगा, ठीक है, यानी कि पानी बन जाएगा। अब इसी पानी को आप अगर गर्म करेंगे, तो बहुत देर तक गर्म करेंगे, 100 डिग्री सेल्सियस गर्म, तो उबलने लगेगा। उबलने के बाद क्या होगा? वो उड़ने लगेगा, तो भाप बन के उड़ेगा ना, तो गैसीय अवस्था में बदल गया, ठीक है। वहीं पे यहाँ पे देखेंगे ठोस, जैसे बर्फ हो गया, बर्फ को हमने क्या किया? ठंडा किया, सॉरी, गर्म किया, तो क्या बना? जल। अब जल को गर्म किया तो क्या बन गया? जल वाष्प बन गया, ठीक है। तो आपको समझ में आया? इसका मतलब ये है कि पदार्थ की अवस्था को हम दबाव के वजह से, दबाव या तापमान में है ना, दबाव या तापमान, अब तापमान बढ़ाएंगे घटाएंगे तो भी पदार्थ की अवस्था में बदलाव आएगा, और अगर दबाव या भी डालेंगे ना तो भी उसकी अवस्था में बदलाव आ सकता है, ठीक है। देखिए, जब ठोस के तापमान को बढ़ाया जाता है, ठीक है, जब ठोस के तापमान को बढ़ाया तो कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, ठीक है। अगर आप ठोस के तापमान को बढ़ाएंगे, जैसे किसी भी ठोस को ले लीजिए, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने बर्फ को ले लिया, बर्फ का है ना, अब इसके तापमान को आप बढ़ाएंगे तो इसके बीच, पदार्थ तो कणों से मिलकर बना है, तो उसके कण का जो गतिज ऊर्जा होता है, आपको तो पता है कि पदार्थ के कण जो है हमेशा क्या रहता है? गतिशील रहता है। अब जब हम उसको गर्म करेंगे तो उसकी जो गतिज ऊर्जा है, इधर उधर भागने की जो ऊर्जा है, जो गति करने की ऊर्जा है, वो तेज हो जाएगा, तो बढ़ जाती है, जिससे कण अधिक तेजी से कंपन करने लगते हैं। हमको तो पता है पदार्थ जितने भी आपस में क्या करते हैं? गतिशील रहते हैं, कंपन करते रहते हैं, लेकिन जब हम गर्म करेंगे तो तेजी से गतिशील हो जाएंगे, ठीक है। जब तापमान पर्याप्त रूप से अधिक हो जाता है तो अणु इतने दूर हो सकते हैं कि वह अपनी अवस्था को बदलते, ठीक है। इसका मतलब गर्म करेंगे आप इसको तो इतना ज़्यादा इसका पदार्थ के जो कण है इधर उधर भागने लगेगा, तो पूरा इधर उधर भागेगा, ठीक है, इतना ज़्यादा भागने लगेगा कि वो पिघल जाएगा, पिघल के क्या बन जाएगा? द्रव बन जाएगा। और अगर आप उसको बहुत ज़्यादा गर्म करेंगे तो पदार्थ में इतना ज़्यादा गतिशील हो जाएगा, इतना ज़्यादा कंपन आने लगेगा कि वो एक दूसरे को छोड़ के उड़ने लगेंगे, और जब उड़ने लगेंगे तो उसे ही तो हम लोग गैसीय अवस्था कहते हैं, ठीक है। तो आपने समझा कि पदार्थ जो है अपनी अवस्था को बदल सकता है टेम्परेचर के द्वारा या फिर दबाव के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या है, समझिए आगे। तो पदार्थ की अवस्था पर दाब परिवर्तन का प्रभाव, ठीक है, आप समझिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पदार्थ की अवस्था पर, मान लीजिए पदार्थ की कोई अवस्था है, ठीक है, तो क्या उसमें दबाव डालेंगे, कम करेंगे, ज़्यादा करेंगे, तो उसका कोई प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए समझिए, जैसे गैस एक पदार्थ का अवस्था है, गैसीय अवस्था है, अगर उसमें हम दाब को बढ़ा दिए तो क्या होगा? वो द्रव बन सकता है। क्या बन सकता है? द्रव। अगर उसको दबाओ, जैसे देखिए गैसीय अवस्था, गैस का कण बहुत दूर दूर रहता है, उसको हम दबाने लगेंगे तो गैस को दबाते 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 सामने लेते आएंगे, तो एक बात बताइए कैसा स्थिति आएगा कि उसका कण नज़दीक हो जाएगा, ठीक है। तो किसका कण? गैस का कण बहुत दूर दूर होता है, उसके बाद जो होता है वो क्या होता है? द्रव ही तो होता है। तो अगर हम गैस में बहुत ज़्यादा दबाव बढ़ाएं तो वो द्रव बन सकता है, ठीक है। उसी तरह जब द्रव बन जाएगा और उसको बहुत ज़्यादा दबाव डालेंगे, दबाव डालने के बाद उसको नज़दीक लाएंगे
ठीक है। तो उसको फ्रीज कर देंगे, जैसे कि फ्रीजर में हम लोग डालते हैं द्रव को, तो क्या होता है, दबाव डालता है, तो इतना ज़्यादा उसका दबाव पड़ेगा, उसके कण इतने नज़दीक इतने नज़दीक इतने नज़दीक चले जाएंगे कि एक तरह से ठोसी अवस्था में बदल जाएगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, ठोस बन जाएगा। इसका मतलब आपने समझा कि अगर हम पदार्थ के किसी भी अवस्था में दबाव को बढ़ाएंगे तो उसका स्थिति में परिवर्तन आएगा और वो दूसरी अवस्था में बदल जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, गैस जो होता है ना, गैसीय अवस्था, ठीक है, ये गैसीय अवस्था में दबाव का प्रभाव सबसे अधिक पड़ता है। क्योंकि देखिए, दबाव का मतलब क्या होता है ना, कि अगर कोई दूर दूर है, ठीक है, तभी ना हम उसको दबा के सामने ला सकते हैं, और जो ऑलरेडी ही नज़दीक चिपका हुआ है तो अब उसमें कितना दबाव डालेंगे तो थोड़ा बहुत प्रभाव आ सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नज़र आपको नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए गैसीय अवस्था में पदार्थ सबसे ज़्यादा दबाव का प्रभाव पड़ता है। इसलिए मैंने बताया कि गैसीय जो अवस्था है उसमें अगर दबाव बढ़ाएंगे तो द्रव बन जाएगा। उसके बाद जो कण थोड़ा दूर होता है वो द्रव में होता है। अगर द्रव में दबाव बढ़ाएंगे तो ठोस बन जाएगा, और ठोस सबसे नज़दीक होगा। ठीक है, अब देखिए, अब इसका जस्ट उल्टा, ठोस, तो अगर दबाव को घटा दे, जैसे ठोस इस तरह से हर ईटा में सब कुछ पदार्थ जो है चिपका हुआ है, ठीक है, क्यों चिपका है, इसमें दबाव दिए, हम लोगों ने दबाव डाल चुका है। ठीक है, अगर उसके दबाव को कम कर दिया जाए तो क्या होगा, पदार्थ के कण दूर भागने लगेंगे। क्या भागने लगेंगे, दूर होने लगेंगे, क्योंकि हमको पता है कि पदार्थ के कण हमेशा गतिशील रहते हैं, और गतिशील है, उसमें अगर दबाव को हम कम करें तो दूर होने लगेगा। ठीक है, तो दूर हो जाएगा ठोस अवस्था में दबाव घटाने से, तो द्रव ही बनेगा। देखिए, द्रव बनेगा, घटाएंगे तो ठोस से द्रव बनेगा। ठीक है, अगर फिर से द्रव में घटा देंगे, इसका मतलब ये हुआ, चाहे आप उसमें दबाव को घटा देंगे तो वो क्या बन जाएगा, गैस बन जाएगा। इसका मतलब कण बहुत दूर दूर भागने लगेगा। अब समझिए, ठीक है, दो बात, अगर मेरे पास गैस है तो एक यहाँ कण है, कि यहाँ पे कण है, कि यहाँ यहाँ बहुत दूर दूर में, ठीक है, हम क्या करते हैं, इधर से दबाव डालते हैं कोई भी चीज़ से, ठीक है, इस तरह से, है ना, और एक इधर से भी लेते हैं हम, और इसमें भी दबाव डालते हैं। तो बताइए, इसको नज़दीक करते जाएंगे, ये कण क्या होगा, आपस में नज़दीक होते जाएगा, एकदम सामने आ जाएगा। ठीक है, मतलब नज़दीक 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 होने लगेगा। तो एक बात बताइए, गैस का जो पदार्थ के कण है वो बहुत दूर दूर में है, उसके बाद कोई अगर नज़दीक है तो किस में होता है, द्रव में होता है, इसलिए द्रव बन जाता है। और अगर द्रव का और नज़दीक कर दें, और भी ज़्यादा नज़दीक करें, तो क्या होगा, सबसे ज़्यादा पदार्थ के कण का नज़दीकी कहाँ पे होता है, ठोस में होता है, इसलिए क्या बन जाएगा, वो ठोस बन जाएगा। समझ में आ रहा है आपको सबको? ठीक है, तब जब ठोस बन जाएगा, ठीक है, अब समझिए, ये तो दबाव बढ़ाने पर हुआ, अगर दबाव घटा दें तो क्या होगा। तो एक बात बताइए, जो कोई नज़दीक नज़दीक है, क्योंकि हम दबाव डाल के रखे हैं, अगर इसको दबाव को हटा देंगे तो दूर कण भागने लगेगा, दूर दूर होने लगेगा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा नज़दीक ठोस में होता है, उसके बाद अगर दूर होगा तो द्रव बनेगा। पहले द्रव बनेगा तो ही ना गैस बनेगा, डायरेक्ट तो गैस नहीं बनेगा। ठीक है, उसके बाद द्रव का दबाव को कम कर दे तो वो क्या हो जाएगा, और भी दूर दूर कण होने लगेंगे, इतने दूर हो जाएंगे कि पूरी तरह से गैस बन जाएंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा, दबाव बढ़ाने पर ठोस की तरफ जाएगा, और दबाव घटाने पर ठोस से गैस की तरफ जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आएगा पदार्थ की अवस्था पर दाब परिवर्तन के क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अगर गैस पर दाब का परिवर्तन लाएंगे तो कितना प्रभाव पड़ेगा, तो हमने आपको पहले ही बताया था, सबसे ज़्यादा अगर दाब का प्रभाव पड़ता है तो किस पे पड़ता है, गैस पे पड़ता है। क्यों पड़ता है, क्योंकि गैस का एक कण एक यहाँ पे होता है, कि यहाँ पे होता है, कि यहाँ पे होता है, कि यहाँ पे, बहुत दूर दूर पे होता है। ठीक है, और अगर हम दबाव डालेंगे दोनों तरफ से तो नज़दीक सबसे ज़्यादा कण यहाँ से देखिए यहाँ तक आएगा, मान लीजिए 2 सेंटीमीटर आ गया, इधर से भी 2 सेंटीमीटर आ गया, क्योंकि दूर में था इसलिए नज़दीक आया। ठीक है, इसका मतलब है कि दाब का प्रभाव सबसे अधिक होता है किस पर, गैस पर होता है, क्योंकि इसके कणों के बीच अधिक रिक्त स्थान होता है। खाली स्थान है तब ना आप उसको नज़दीक कीजिएगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। दाब, द्रव पर दाब परिवर्तन का प्रभाव, अब द्रव का जो कण है वो थोड़ा सा ज़्यादा नज़दीक नज़दीक है। ठीक है, ज़्यादा नज़दीक नज़दीक है, अब इसमें अगर दबाव डालेंगे तो इसमें भी प्रभाव पड़ेगा, लेकिन गैस में जितना ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा इसमें दाब परिवर्तन का प्रभाव कम पड़ेगा। तो द्रव पर दाब का प्रभाव गैस की तुलना में कम होता है, क्योंकि, ठीक है, यहाँ पर 2 बार भूल गए, क्योंकि इनके कणों के बीच रिक्त स्थान है ना, कणों के बीच रिक्त जो है गैस की तुलना में अधिक है। ठीक है, इसका जो समझिएगा, क्योंकि इनके कणों के बीच रिक्त स्थान है ना, रिक्त गैस की तुलना में कम होता है, यहाँ अधिक लिखा हुआ, आप याद रखिए कम होता है। ठीक है, क्या होगा, कम होता है। देखिए, द्रव पर दाब का प्रभाव गैस की तुलना में कम होता है, क्योंकि इनके कणों के बीच
का रिक्त, है ना, रिक्त स्थान आप यहाँ पे लिख लीजिएगा। रिक्त स्थान गैस की तुलना में कम होता है, क्योंकि गैस के देखिए रिक्त स्थान बहुत दूर ज़्यादा है, इसका थोड़ा कम है, तो इसका प्रभाव भी तो दबाने के बाद कम ही पड़ेगा, क्योंकि कम दूर तक जाएगा ये। चलिए ठीक है, आगे ठोस पर दाब, है ना, ठोस पर दाब परिवर्तन का प्रभाव। ठीक है, ठोस पर दाब परिवर्तन का प्रभाव। अब ठोस का जो कण होता है वो बिल्कुल नज़दीक होता है। एक कण यहाँ पे है, एक कण इस पे सटा हुआ है, फिर ये भी सटा हुआ है, फिर ये भी सटा हुआ है, ये भी सटा हुआ है, ये भी सटा हुआ है, ये भी सटा हुआ है। ठीक है, थोड़ा बहुत आप देख रहे होंगे क्षेत्र थोड़ा थोड़ा रहता है। ठीक है, तो अगर हम इसमें दबाव डालेंगे तो अगर नज़दीक भी जाएगा तो इतना कम जाएगा जिसको हम पता भी नहीं कर सकते हैं। समझ रहे बात को ना? इसका मतलब जिस अवस्था में पदार्थ के कणों के बीच जितना ज़्यादा रिक्त स्थान होगा उतना ज़्यादा दाब का प्रभाव पड़ेगा, और जिस अवस्था में रिक्त स्थान कम होगा उसमें दबाव कम पड़ेगा, उसका दाब का प्रभाव कम पड़ेगा, और जिसमें एकदम ही नहीं होगा कम उसमें नहीं के बराबर होगा। इसका मतलब ठोस पर दाब परिवर्तन का प्रभाव सबसे कम होता है, क्योंकि इनके कणों के बीच रिक्त स्थान बहुत ही कम होता है। ठीक है, जितना ज़्यादा कण दूर रहेगा दबाव डालने से उतना नज़दीक आ सकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा दाब परिवर्तन का गैस में किस तरह से प्रभाव पड़ता है, द्रव में कैसा प्रभाव पड़ता है, और गैसीय अवस्था में कैसा प्रभाव पड़ता है। चलिए ठीक है, इसको आप समझ गए होंगे। अब एक टॉपिक जो है आपका चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट है वो है वाष्पीकरण। क्या है? वाष्पीकरण। वाष्पीकरण क्या होता है, इवेपोरेशन क्या होता है, ठीक है, इसको आपको समझना है। देखिए, किसी द्रव के क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव का वाष्प में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। इसका मतलब आप समझिए, कोई भी एक पदार्थ है वो भाप बन के उड़ जाए, ठीक है, अपनी जगह को छोड़ के उड़ जाए, उसे वाष्पीकरण कहते हैं। वाष्प का मतलब ही होता है भाप। गर्म करेंगे आप पानी को तो क्या करेगा, उड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है किसी द्रव के क्वथनांक से कम तापमान पर, जितना वो हो जाता है, गर्म हो जाता है, उससे कम तापमान पर द्रव जो है वाष्प में जब बदल जाता है, भाप बन जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। ठीक है, वाष्पीकरण कहते हैं। ठीक है, जैसे कपड़े सुखाना, समझिए, जब गीले कपड़े को धूप में सुखाते हैं तब कपड़े से पानी वाष्पित होकर हवा में चला जाता है। हम कपड़ा धोते हैं, धूप में दे देते हैं सूखने के लिए, धूप उस पर पड़ता है, ठीक है, तो क्या होता है, वो थोड़ा सा हीट हो जाता है, ठीक है, और हीट होकर वहाँ से कपड़ा के स्थान से छोड़कर, है ना, पानी क्या होता है, भाप बन जाता है, और भाप बन के उड़ने लगता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि द्रव अवस्था को, है ना, द्रव अवस्था का भाप अवस्था में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। आप अपने से लिख सकते हैं, द्रव अवस्था का परिवर्तन वाष्पीकरण में, भाप में कर लाना, है ना, क्या कहलाता है, वाष्पीकरण कहलाता है। जब द्रव भाप बन जाए उसे वाष्पीकरण कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। वाष्पीकरण प्रभावित करने वाले क्या क्या कार्य, वाष्पीकरण को क्या क्या ऐसा है जो प्रभावित कर सकता है, डिस्टर्ब कर सकता है। ठीक है, तो देखिए, तापमान, तापमान बढ़ने पर अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिससे आकर्षण बल कम हो जाता है और वाष्पीकरण दर बढ़ जाता है। देखिए, कपड़ा है मान के लीजिए, ठीक है, कपड़ा को हमने सूखने के लिए दे दिया, ठीक है, कपड़ा को हमने क्या किया, सूखने के लिए दे दिया। आप समझिए एक बात को, इसके अंदर पानी के कण है, क्योंकि हमने अभी धोया कपड़ा को तो इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है। जब इसमें तापमान बढ़ेगा तो ये कण जो है ना, इसका गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगा, कण बहुत तेजी से भागने की कोशिश करेगा, ठीक है। अब इतना तेजी से गति करेगा कि ये इस कपड़ा के स्थान को छोड़ के उड़ जाएगा, ठीक है। तो तापमान बढ़ने पर अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिससे आकर्षण बल कम हो जाता है और वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। आकर्षण बल कम कैसे कम होता है, क्योंकि देखिए, यहाँ पे एक कण है, यहाँ पे एक कण है, ये एक दूसरे को आकर्षित करके रखा है, तो अगर इसकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगा तो इधर भागेगा, दूर चला जाएगा। अब जितना दूर जाएगा कोई भी चीज़ तो उसका आकर्षण बल कम होते जाता है, ठीक है। तो आकर्षण बल जैसे ही कम होगा इसको छोड़ के बिल्कुल वो भाग जाएगा। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। सतह क्षेत्र, सतह क्षेत्र कितने बड़े जगह पे आपने कपड़ा को सुखाया, कितना बड़ा कपड़ा है, ठीक है, या कोई भी चीज़ है, तो सतह क्षेत्र बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। मान के थोड़ा सा इतना जगह पे मैं पानी रखा हूँ और इसमें धूप पड़ रहा है, ठीक है, तो क्या ज़्यादा वाष्पीकरण होगा, कम होगा, ठीक है। अब बड़ा जगह पे रखें, पूरा फैला दें, ठीक है। अगर आप गरम गरम खाना खाते होंगे, आप खीर ले लें प्लेट में, ठीक है, आप एक कटोरा में खीर ले लीजिए, आप प्लेट में लीजिए। मान लीजिए आपका एक कटोरा है, इसमें आपने खीर लिया है, ठीक है, और एक प्लेट है इतना बड़ा, उसमें आपने खीर लिया है यहाँ से, ठीक है।
समझ रहे बात को ना। अरे यहाँ आपने खीर ले लिया है, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि जल्दी यहाँ ठंडा होगा खीर या फिर यहाँ पे खाना हो ठंडा होगा। तो आप कहेंगे सर जिसका सतह क्षेत्र बड़ा होगा उसका जल्दी खाना ठंडा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसका वाष्पीकरण ज़्यादा होगा। तो जिसका वाष्पीकरण ज़्यादा होगा, सतह क्षेत्र बढ़ेगा, तो भाप भी जल्दी जल्दी बाहर उड़ेगा, ठीक है, जल्दी से उड़ के भाग जाएगा, ठीक है। वाष्पीकरण का मतलब क्या होता है? भाप बनना, ठीक है। तो जितना ज़्यादा उसका सतह क्षेत्र होगा उतना ही ज़्यादा उसका वाष्पीकरण भी होगा, ठीक है। आगे वायु की गति, वायु की गति तेज होने से जलवाष्प के कण वायु के साथ उड़ जाते हैं। कपड़ा घाट देंगे आप, ठीक है, आप सूखने के लिए कपड़ा दे दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आपको धूप ना पड़े तो आप पंखा को ले जाकर वहाँ पे रखेंगे ना, तो पंखा हवा तेज मारता है, तो पानी वो जो कण जो है ना कपड़े के साथ चिपका हुआ है, कोई भी कपड़ा है ना, कपड़े के साथ क्या है, कण चिपका हुआ है, ठीक है। अब जब कपड़े के साथ कण चिपका हुआ है, ठीक है, तो अगर तेजी से हवा पड़ेगी उस पर, ठीक है, तो उस कण को ढकेल देगा, वो उड़ा के ले जाएगा अपने साथ, ठीक है। तो वायु की गति से भी वाष्पीकरण होता है, जलवाष्प जल्दी से उड़ के भाग जाता है, ठीक है। आर्द्रता में कमी, अब समझना है आपको। आर्द्रता, ह्यूमिडिटी क्या होता है? आर्द्रता का मतलब होता है जैसे ये इन्वायरमेंट है, ठीक है, तो यहाँ पे जो धूल कण भरे हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या है, पदार्थ का मतलब कि जो लिक्विड्स है जैसे पानी है, पानी का कुछ न कुछ अंश बाहर उड़ते ही रहता है, होता है ना, ठीक है। तो उसी को वायुमंडल में उपस्थित जितने भी जल वाष्प है उसी को आर्द्रता कहते हैं, ठीक है। तो वायु में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं, ठीक है। जल वाष्प की मात्रा, जल वाष्प मतलब क्या होता है, भाप, ठीक है। तो भाप की मात्रा कितना ज़्यादा है, पानी की भाप की मात्रा, ठीक है, यानी कि जल वाष्प की मात्रा को ही आर्द्रता कहते हैं। जब वायु में जल के कणों की मात्रा पहले से अधिक होती है, मान लीजिए यहाँ पे कपड़ा हमने दे दिया, इधर पूरा वायु का कण मतलब कि जल वाष्प का कण भरा हुआ है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। तो यहाँ का जो कण है कम है, तो ऊपर से भले यहाँ आ जाएगा लेकिन ये वाला कण बाहर नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि बाहर अधिक है, ऑलरेडी ही अधिक है, तो जिधर अधिक है उधर तो जाएगा ही नहीं, इधर कम है उधर आएगा, ठीक है। तो वाष्पीकरण इधर घट जाती है। लेकिन अगर आर्द्रता कम हो जाए, अब मान लीजिए यहाँ कपड़ा है, इधर कम है, इधर बहुत ज़्यादा जल के कण है, तो ये इधर जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि हम जानते हैं इधर ज़्यादा रिक्त स्थान हो उधर ही कोई कण जाएगा, ठीक है। इसका मतलब आपने समझा कि वायु में उपस्थित जो जल वाष्प की मात्रा होता है उसे आर्द्रता कहते हैं। याद रखिएगा आर्द्रता क्या होता है, तो आपको बताना है कि वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प की जितनी भी मात्रा है उसी को हम लोग आर्द्रता कहते हैं। कहीं पे आर्द्रता की मात्रा अधिक होती है, कहीं पे कम होती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला टॉपिक में देखते हैं हम क्या है, ठीक है। 2-3 टॉपिक्स हैं, आप इसको ध्यान से सीख लेंगे, है ना। 3 क्या क्या, गलनांक क्या होता है, संगलन क्या होता है और क्वथनांक क्या होता है। देखिए जब ठोस पिघलकर द्रव में परिवर्तित हो जाता है, ठोस है और पिघल कर द्रव बन जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, गलनांक कहते हैं, ठीक है। या जिस न्यूनतम तापमान पर ठोस पिघल कर द्रव बन जाता है वह उसका गलनांक कहलाता है, गलनांक, ठीक है। ठोस को पिघल कर द्रव बनना गलनांक कहलाता है, याद रखिएगा। संगलन क्या होता है, ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को संगलन कहते हैं, यानी कि फ्यूजन कहते हैं। इसे गलना या पिघलना भी कहा जाता है। उम्मीद है आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्वथनांक क्या आता है, वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है, वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे उसका क्वथनांक कहते हैं। आप समझ गए होंगे, ठीक है। 100 डिग्री सेल्सियस तक अगर कोई कुछ गर्म करेंगे तो पिघलने लगे, उबलने लगेगा ना। तो जिस तापमान पर द्रव, द्रव मतलब पानी हो गया, ठीक है, और भी तेल हो गया, उसको हम गर्म करेंगे तो वो क्या करेगा, उबलने लगेगा। जब उबलने लगेगा ना तो उसे ही इसका क्वथनांक कहते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आज मैंने कोशिश किया है कि इस पहला चैप्टर में हमारे आसपास के पदार्थ जो चैप्टर है, ठीक है, इस चैप्टर में जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जिससे मैंने कोशिश किया है कि इसको शॉर्ट में समझाने का, है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ भी गया होगा, ठीक है। तो अध्याय नंबर 1 को हमने हमारे आसपास के पदार्थों को जितने भी आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक थे शॉर्ट में, जो आप समझ सकें, ज़्यादा आपको लोड ना पड़ सके, वो मैंने आपको छोटा सा वीडियो में समझाने की कोशिश किया और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको समझ में आया तो आप एक लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अभी तक नहीं किए हैं तो, और बेल आइकन को दबा कर रखें। इसके बाद मैं जब नेक्स्ट चैप्टर लेकर आऊँगा तो आपका उसका नोटिफिकेशन ज़रूर मिलेगा, ठीक है। और अपने दोस्तों से भी शेयर कर दें ताकि उसे भी समझने में आसान हो, ठीक है। धन्यवाद।